आ जाए ड्रग समरी टेबल पे। ठीक है, ड्रग समरी टेबल पे जो है वो आप देखें तो हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को पढ़ा। ठीक है, एस्ट्रोजन का आपको मैंने बताया, प्रोजेस्टेरोन भी ऐसे ही काम करता है कि पहले ये सेल के अंदर एंटर हुआ, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड किया, ये साइटोसोलिक रिसेप्टर से फिर ये फर्दर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट किया, इन्होंने जीन एक्सप्रेशन कराई। ठीक है, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और वेरियस प्रोटीन्स बनाई इन्होंने। ठीक है, ये सारा था। क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो है वो इसकी हम बड़ी डिटेल से पढ़ कर आए, यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आपने वहीं से करनी है। ठीक है, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो इसकी ऐसा इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन क्या है ऑरली भी दे सकते हैं, पैरेंटरली, ट्रांसडर्मल। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपके पास और भी चीज़ें थी, वेजाइनल रिंग्स भी थी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी थी। ठीक है, बाकी यही वाली चीज़ें ऑरल, पैरेंटरल, ट्रांसडर्मल। अच्छा, टॉक्सिसिटी में हमारे पास क्या है, टॉक्सिसिटी भी हम लोग इसकी सारी देख कर आए हैं, किसकी वजह से क्या क्या टॉक्सिसिटीज हो रही हैं। ठीक है, तो अब ना ये जो आपके एंटी एस्ट्रोजेंस हैं, ठीक है, ये आप सारे के सारे जो है ना वो यहाँ से कर सकते हैं एंटी एस्ट्रोजन, बल्कि मैंने खुद भी यहीं से किए थे। थ्योरी में इसके ना एज सच इतनी कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी हुई। ठीक है ना, टेबल ही इसका जो है वो बड़ा लेंथी हो जाता है, और दूसरी बात ये है थ्योरी में भी ऑलमोस्ट यही वाली बातें लिखी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एंटी एस्ट्रोजन में हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ठीक है, एंटी एस्ट्रोजन यानी कि अच्छा इसमें नाम क्या है, टेमोक्सिफिन है। टेमोक्सिफिन क्या करता है, एस्ट्रोजन का तो एंटागोनिस्ट है। अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है तो आप फौरन कह सकते हैं नंबर 1 पे कि इट इज़ एन एंटागोनिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ पर ये भी आपने याद रखना है, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, CNS के अंदर, BC से याद रख लें, CB जैसे भी याद रखना है इसको। ठीक है, एस्ट्रोजन एगनिस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं इसके लीवर और बोन के अंदर। ये जो आपका टेमोक्सिफिन है ना, ये एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट के तौर पर भी काम करता है, ये एस्ट्रोजन के एगनिस्ट के तौर पर भी काम करता है। एगनिस्ट कहाँ पर है, लीवर के अंदर, बोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंटागोनिस्ट कहाँ पर है, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर और CNS के अंदर। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसके ये हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंशन एंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जी एस्ट्रोजन अगर किसी में ओवर डोजेज हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जैसे हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन की वजह से ही हो रहा है, ओवर डोजेज की वजह से, तो हम लोग एस्ट्रोजन के ही एंटागोनिस्ट दे देंगे। ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमने अभी पढ़ा कि थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स भी आ सकते हैं, हॉट फ्लैशेस भी आ सकते हैं, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, और टेमोक्सिफिन के एडवर्स इफेक्ट है ना, ये तो आप यूँ याद रख लें कि टॉम की एंडोमेट्रियम में हॉट थ्रोम्बस था। ठीक है, टॉम की एंडोमेट्रियम में तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, और थ्रोम्बस हॉट थ्रोम्बस से हॉट फ्लशेस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, अगर आप क्या उससे कहते हैं वैसे भी याद रख सके तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से निमोनिक से ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर है टोरेमिफिन जो है वो टेमोक्सिफिन जैसा ही है बिल्कुल। रिलॉक्सिफिन जो है ये हमारे पास, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन में ही यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट और CNS में, जैसे कि टेमोक्सिफिन के थे। ठीक है, लेकिन इसके एगनिस्ट इफेक्ट सिर्फ लीवर में होते हैं। ठीक है, बस ये इतना सा फर्क था और कुछ खास फर्क नहीं है। बेजिडॉक्सिफिन को अगर आप देखें तो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो फीमेल्स यानी मेनोपॉजल जो वुमेन होती हैं उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, या इन शॉर्ट बेजिडॉक्सिफिन जो है वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेंस्ट्रुअल नहीं, मेनोपॉजल। ठीक है, मेनोपॉजल सिम्टम्स कौन से, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मेनोपॉजल वुमेन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा होता। ठीक है, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा उनको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो जो जितने भी मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। क्लोमिफिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज फॉर ओवुलेशन इंडक्शन। ठीक है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स एंड पिट्यूटरी इंक्रीजेस गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन। क्या है हमारे पास, क्लोमिफिन जो है ये एक एंटागोनिस्ट है एस्ट्रोजन का।
ठीक है। ये एंटागोनाइज करेगा एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को, और ये क्या करेगा, जब हमारी बॉडी को ये फील होगा कि बॉडी के अंदर तो एस्ट्रोजन है ही नहीं, ठीक है, तो हमारा जो पिट्यूटरी है वहाँ से गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन ज़्यादा होंगी, एफएसएचएल ज़्यादा होगा, वो ओवरी को आके प्रमोट करेगा कि वो क्या करे, एस्ट्रोजन रिलीज करे या ओवुलेशन कराए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ऑपोजिट इफेक्ट है कि है ये एंटागोनिस्ट, लेकिन बॉडी के अंदर आकर ये ओवुलेशन इंडक्शन में यूज हो रहा होता है। अगर आप नाम भी इसका सोचे ना कि क्या होगा, क्लोमिफेन, अगर आपको भूला हुआ भी हो, आप खुद से इसका थोड़ा सा रिकॉल करना भी चाहें, तो आपको क्लासिफिकेशन में से याद आए कि ये तो एंटी एस्ट्रोजन है। इट मीन्स कि ये एस्ट्रोजन की रिलीज नहीं होने देगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, ओवुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आपको कर देता है कि इसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। असल में ये ड्रग क्या करता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर वाला जो एस्ट्रोजन है उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करके फीडबैक सिग्नल्स भेजता है आपके पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजे। वो एफएसएच और एलएच को ज़्यादा रिलीज कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच और एलएच जो है, पहले जिस पर्सन में फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत भी रिलीज हो रहा था, ओवरी से जो है वो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, और वो इतना नहीं था कि वो ओवुलेशन को प्रमोट करा सके, तो अब फीडबैक जो स्टिमुलेशन है उसके रिजल्ट में जो है वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा और ओवुलेशन होगी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाकियों से रेयर था, इसलिए जो है ये पूछा भी जाता है, एसक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास क्या आता है भला, फुलविस्ट्रेंट है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है सारे टिश्यूज के अंदर, ठीक है। फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा था इसको वो अली रजा वाली बुक में, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन में, कि इट इज़ अ फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी सारे टिश्यूज के अंदर ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि ये हार्मोन, ये भी यानी हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और उन केसेस में जहाँ पर फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो फेल हो जाए, ठीक है। बाकी हॉट फ्लैशेस, हेडेक, इंजेक्शन साइट रिएक्शन इसकी वजह से हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऑरली नहीं दे रहे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं, इसलिए इंजेक्शन साइट रिएक्शंस हो सकते हैं। फिर है जी एरोमेटेज इनहिबिटर्स, जिसमें एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, एक्सीमेस्टीन आ जाता है, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर के नाम से जाहिर है कि ये एरोमेटेज नाम का कोई एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट कर देंगे। अब एरोमेटेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है बॉडी में, उसको अगर हम लोग देखें तो एक मिनट, एरोमेटेज एंजाइम टेबल कहाँ गया है, वो टेबल नहीं, डायग्राम थी जो अभी हमने देखी थी, 40.1 थी मेरे ख्याल से, उसको खोलें ज़रा, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 40.1 डायग्राम के अंदर कि आपका जो एंड्रोएस्टेनिडाइन है वो एस्टेरोन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज। तो अगर एरोमेटेज जो है वो नहीं होगा, एरोमेटेज इनहिबिट हो जाएगा, तो एंड्रोस्टेनिडाइन जो है वो एस्ट्रोन में कन्वर्ट नहीं होगा। एस्ट्रोन भी आपने पढ़ा है कि एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल या एस्ट्राडायोल मेनली, ये आपकी सारी एस्ट्रोजन की ही फॉर्म्स होती हैं, तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो यानी एंटी एस्ट्रोजन भी है ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, इसके रिजल्ट में भी हॉट फ्लैशेस होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी यानी ओस्टियोपोरोसिस आप कह सकते हैं, हो सकती है, ठीक है। और जॉइंट के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसमें आप अनस से याद रख लें कि जो अनस नाम का लड़का था ना, उसको क्या क्या मसले चल रहे थे, ठीक है। उसको जो है वो एक आप यूं कर लें कि उसकी हाइट छोटी थी, आप अपनी क्लास का कोई लड़का सपोज कर लें कि भाई अनस जो है ना वो क्लास का कोई लड़का है जिसको क्या है, उसका शॉर्ट स्टेचर है, शॉर्ट स्टेचर से आप याद रख लें कि उसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और उसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी कम है। जॉइंट सिम्टम्स हैं वेरियस, उसको आर्थ्रैल्जिया है, अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, डिस्क हर्निएशन हुई है, झुक कर चलता है जिसे आप कर लें, डिस्क हर्निएशन है, ठीक है। बाकी हॉट फ्लैशेस जो है वो वैसे आप कर लें एक, ठीक है।
एंड एनेस्ट्रोजोल से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये मेनली हमने पढ़े हुए हैं और आप जो है वहाँ से इसको रिकॉल कर लीजिएगा यहाँ पर अगर ना भी करें तो। डेनाजोल जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि डेनाजोल हमारे पास P450 का इनहिबिटर होता है, ठीक है, P450 का इनहिबिटर और पार्शियल एगोनिस्ट भी है प्रोजेस्टिन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स का, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पर हो रहा होता है, ये एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ हो रहा होता है, ब्रेस्ट डिजीज़ में यूज़ हो रहा होता है। पार्शियल एगनिस्ट का भी आपने पढ़ा होगा कि एक तो फुल एगनिस्ट होता है, एक पार्शियल एगनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। पार्शियल एगनिस्ट भी समटाइम्स एंटागोनिस्ट के तौर पर ही रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये P450 इनहिबिटर है, ये तो एक अलग बात है कि साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, लेकिन मेनली क्या है कि डेनाजोल जो है वो आपका एस्ट्रोजन नहीं बल्कि प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स का पार्शियल एगनिस्ट है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस को प्रिवेंट कर रहा होता है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज को प्रिवेंट कर रहा होता है। डेनाजोल की वजह से एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ये वाले सारे सिम्टम्स आते हैं। फिर आ जाता है एंटी प्रोजेस्टिन, जिसका मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें माइफप्रिस्टोन आ जाता है। माइफप्रिस्टोन क्या है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एंटागोनिस्ट भी है और प्रोजेस्टिन का एंटागोनिस्ट भी है, ठीक है। माइफप्रिस्टोन एक अकेला ड्रग था जो कि हमने एंटी प्रोजेस्टिन में पढ़ा था, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो माइसोप्रोस्टोल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ कंबाइन करके देते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी आप सेम यही लाइंस देखेंगे कि ये ड्रग जो है माइफप्रिस्टोन आप माइसोप्रोस्टोल के साथ कंबाइन करके इसको देते हो। इसके दो काम है कि एक प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करना और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एंटागोनाइज करना। आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करा रहा होता है, अगर इसके रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी या अबॉर्शन होगा। बाकी ये है कि इसकी वजह से जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, अबॉर्शन से रिलेटेड चीज़ें ही हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है।